पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, कि अभी तो सफर का इरादा क्या है, न हारेंगे हौसला उम्र भर कभी, बस यही वादा खुद से क्या है। आदाब नाजरीन, ये हर वो वादा हर उस शख्स को खुद से करना पड़ेगा जो खुद की जिंदगी में एक बेहतर मुस्तकबिल की बात सोचते हैं, और आपकी उसी सोच को मजबूती देने के लिए हम लेकर आते हैं प्रोग्राम हेलो करियर। आपके साथ हूं मैं चंद्रानी मुखर्जी, और मुस्तकबिल से जुड़े अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए आपको जो नंबर्स मिलाने हैं वो नंबर्स है 0120258811 और 012066933849 और तीसरा नंबर है 9205287347। करियर से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे करियर एक्सपर्ट डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब। आप जामिया मिलिया इस्लामिया में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। सर, आपका तहे दिल से खैर मकदम है, इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। सर, हर स्टूडेंट सेम फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आता, ना ही उसका मेंटल स्टेटस इतना स्ट्रांग होता है कि वो सिर्फ कंपटीशन की ही तैयारी कर सके। यानी एक एवरेज स्टूडेंट को किस तरह से अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए कि वो लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। देखिए, हम ख़ास तौर से बात करें उन बच्चों की जो बच्चों को कहते हैं हम जनरली कि वो उतने टैलेंटेड नहीं हैं या उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है या किसी वजह से वो एवरेज परफॉर्म करते। लेकिन जो सबसे अहम होता है वो होता है आपका अपना ऑब्जेक्टिव तय करना। अगर आपका गोल तय है, अगर आपको ये पता है कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, तो वो मकसद अगर आपके सामने है तो आपकी परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ जाती है। तो हम तमाम उन बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि जो बच्चे ये सोचते हैं या उनके टीचर ये सोचते हैं या उनके पेरेंट्स ये सोचते हैं या कोई भी उनका पीयर ग्रुप ऐसा सोचता है कि वो अच्छे नहीं है पढ़ने में या बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो ये वजह नहीं है कि वो अच्छे नहीं हैं। उसकी वजह ये हो सकती है कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उनके इंटरेस्ट की ना हो। वजह ये हो सकती है कि उनकी ज़िंदगी में वो क्या करना चाहते हैं वो इन्होंने ये तय ना किया हो। तो सबसे पहली जो और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है और जो ज़रूरत है आज की उन बच्चों के लिए ख़ास तौर से, कि जो बच्चे किसी भी वजह से उनको लगता है कि हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये करना चाहिए कि पहले ये तय कर लें कि उन्हें ज़िंदगी में करना क्या है। और ये तय करने के लिए आपको किसी अपने टीचर की ज़रूरत हो सकती है, अपने पेरेंट्स की ज़रूरत हो सकती है, अपने किसी दोस्त बड़े की ज़रूरत हो सकती है। वो आपको ये बताए, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को आप कुछ बनना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें आप मशवरा करें और अपना एक गोल तय करें। जी सर, अगर जी बताएं सर। आप अगर अपना गोल तय कर लेते हैं तो बहुत आसानी होती है आपको ये तय करने में कि आपको क्या करना चाहिए, और आपका इंटरेस्ट फिर उधर बढ़ जाता है। और देखिए, बहुत बार हमें ये पता नहीं होता कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम ये तय कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है ये चुनना कि हमें क्या पढ़ाई करनी चाहिए, हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, हमारे लिए क्या रास्ते और हो सकते हैं। मदद करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम भी यहाँ मौजूद हैं आपकी मदद के लिए, आपको मशवरा देने के लिए। लेकिन जो सबसे अहम है वो है आपका अपना गोल। बिल्कुल सर। सर, एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, सबके वालिदैन इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि वो अपने बच्चों को सही मशवरा दे सकें कि वो क्या कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। ऐसे में बच्चे भटक जाते हैं क्योंकि उनको दुनिया में इतनी चीज़ें दिखाई देती है, दुनियावी चीज़ें, कि ये भी कर लेना चाहिए, उनके दोस्त ये कर रहे हैं। ऐसे में बच्चे भटक जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें। उनके पेरेंट्स भी कहते हैं बेटा पढ़ लो, बस यही बहुत लगता है उनको। देखिए, बिल्कुल सही कही। बहुत बार हमारे बहुत सारे बच्चे फैसला इस बेसिस पे लेते हैं कि उनका दोस्त ये करने जा रहा है तो वो भी ये कर लें। लेकिन सबसे अच्छा अगर कोई जज है और सबसे सही मशवरा कोई दे सकता है वो आपका टीचर है। देखिए, जो बच्चे भी कुछ भी करना चाहते हैं उनको अपने टीचर्स, जो टीचर भी आपको अच्छा लगता है आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, या आप किसी भी टीचर के टच में जो आपको पढ़ाता है, जो आपको जानता है, क्योंकि वो आपके अच्छे को, आपके इंटरेस्ट को, आपकी एबिलिटी को समझता है। टीचर सबसे ज़्यादा समझता है। आपको उनसे मशवरा करना चाहिए और आपको वो फैसला करना चाहिए। इसलिए फैसला नहीं करना चाहिए कि आपके दोस्त कोई चीज़ कर रहे हैं तो आप भी वो कर लें, क्योंकि हो सकता है आपका दोस्त किसी और चीज़ में अच्छा हो और आप किसी और चीज़ में अच्छे हो। और सबसे जो आपने कहा कि जैसे पेरेंट्स हो सकता है इस पढ़े लिखे ना हो या कोई ऐसा वजह हो जिसमें आपको गाइड ना कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है टीचर एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स होता है, ख़ास तौर से आपको गाइड करने के लिए और हेल्प करने के लिए। बिल्कुल सर। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं सर, हैदराबाद से तलहा जुहैर खान साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तलहा साहब, सीईसी का स्टूडेंट हूँ जी। तो इंटर के बाद सीए करना चाहिए क्या है मेरे? जी, तो आपके पास कॉमर्स है? जी। अच्छा, हम पूरी बात समझ नहीं पाए।
सर ये सीईसी के स्टूडेंट हैं और ये सीए बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ सुनाई दिया। हाँ, उन्होंने बताया, शायद कॉमर्स का मैंने पूछा था, और सीए बनना चाहते हैं। देखिए, हम तमाम तर अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, इनको भी ये बताना चाहेंगे कि कॉमर्स अगर आपने लिया हुआ है और कॉमर्स में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, ख़ासतौर से कॉमर्स की लाइन में, तो बड़ा स्कोप है। खास जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी होती है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, जी जी। वो एक बहुत बड़ा, एक अच्छा स्कोप उसका करियर का होता है। वो करने के लिए आपको अगर थोड़ी मेहनत करनी होती है, उसको क्वालिफाई करना होता है, उसके सब्जेक्ट्स होते हैं उनको पास करना होता है, उसके बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का आपको सर्टिफिकेट मिलता है और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाते हैं। उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऐसे ज़रा मतलब कह सकते हैं कि आपके पास वो चीज़ें आती हैं जिससे आप ऑडिट कर सकते हैं किसी को और अपनी फर्म चला सकते हैं। और आज की तारीख में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक बहुत स्कोप है। जिस तरह से टैक्सेशन बहुत बढ़ रहा है, जिस तरह से फिनेंस और अकाउंट्स की ज़रूरत ज़्यादा हो रही है, कंपनीज़ बड़ी बड़ी आ रही हैं हिंदुस्तान में, उसके अलावा तमाम तर नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, तो सीए का रोल एक बहुत, कहते हैं ना, बड़ा वाइड रोल है। तो आप अगर इसको करते हैं तो एक अच्छा करियर आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। जी, यानी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा स्कोप आप बता रहे हैं। लेकिन सर आईटीआई कोर्सेज के बारे में क्योंकि हमने जब इसके बारे में पढ़ा, आईटीआई कोर्सेज के जो इसके अंडर में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो किस तरह से इसमें एडमिशन लेना चाहिए और क्या इसका स्कोप है? देखिए, हम अगर आईटीआई की बात करें और ख़ास तौर से इसको स्किल डेवलपमेंट में, या जो एक तरह से स्किल्ड वर्क फोर्स हमारा होता है जी, जिसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, और 2 साल का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है ये। इसमें जो लोग ख़ास तौर से 10वीं पास हैं और वो जल्दी अपनी जॉब में आना चाहते हैं, कोई ट्रेड सीखना चाहते हैं, तो ये ट्रेड सर्टिफिकेट एक तरह का होता है। जो भी टेक्निक्स आप या स्किल्ड वर्कफोर्स जिसको कहते हैं वो आप बनते हैं। मॉड्यूलर एम्प्लॉयबिलिटी स्कीम में, स्किल डेवलपमेंट में, ख़ास तौर से जो हमारा एक नेशनल क्वालिटी फ्रेमवर्क है, उसमें अगर देखें, या नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो हमारी कॉरपोरेशन है उसके अंतर्गत देखें, और जो हमारा मिशन है स्किल इंडिया मिशन करके, उसमें अगर देखें तो तकरीबन 1200 ट्रेड्स हैं। सर माजरत चाहेंगे, एक हमारे कॉलर है शाकिर हसन मीर साहब जम्मू कश्मीर से। हेलो हेलो जी। जी, मुझे ये पूछना था कि मेरी बहन है, उसने आर्ट्स में रिसेंटली 12th का एग्जाम दिया, तो उसका बोर्ड एग्जाम हो गया, रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा। तो अभी मतलब उसके ज्यादा अच्छे पेपर्स भी नहीं हुए और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है मार्क्स की, मतलब कि हाँ उतने 90-80% आएंगे। तो उसका बेसिक तो 11th-12th का आर्ट्स ही रहा है, तो आगे क्या बेहतर रहेगा उसके लिए ताकि जिसमें स्कोप भी अच्छा हो? सर ये हिबा है जम्मू कश्मीर से और ये अपनी बहन के लिए बहुत फिक्रमंद है। हिबा, हम एक तो बहुत आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप अपनी बहन के लिए इतनी कंसर्न हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, आर्ट साइड से आपने 2 बातें कहीं जो हमें लगा कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपकी बहन बहुत अच्छा स्कोर नहीं करेंगी लेकिन अच्छा स्कोर करेंगी, तो इससे आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अच्छा और बहुत अच्छा कुछ नहीं होता, आपको रिलेटिवली ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जो करियर ख़ास तौर से आर्ट साइड के बच्चों का हमारे होता है, वो कहीं भी किसी भी तरह से कम नहीं होता साइंस और कॉमर्स से। मिसाल के तौर पे अगर आपकी बहन चाहें तो वो लॉ में जा सकती हैं, जैसे एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है BA LLB का, वो कर सकती हैं। लेकिन सबसे अहम जो है वो है बच्ची का इंटरेस्ट क्या है, वो क्या बनना चाहती हैं। अगर बच्ची में के अंदर क्रिएटिविटी है, यानी कि उनकी ड्राइंग अच्छी है, आर्ट्स अच्छी है, तो फाइन आर्ट्स एक बहुत अच्छा करियर है। ख़ास तौर से हम बताएं कि बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स जो 3-4 साल का प्रोग्राम होता है, एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, उसके बाद एक बहुत अच्छा करियर आपके लिए, और आपका शौक़ भी होता है। अगर किसी को ड्राइंग्स का बनाने का, पेंटिंग्स बनाने का शौक़ है, उसके लिए फ़ाइन आर्ट्स एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। उसके बाद वो टीचिंग में भी जा सकते हैं, अपना खुद भी एक फ्रीलांस पेंटिंग्स भी कर सकते हैं। उसके अलावा कमर्शियल आर्ट, ग्राफिक्स वगैरह होती हैं, कमर्शियल आर्ट्स में जा सकते हैं। बहुत सारा स्कोप होता है। उसके अलावा तमाम तर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे जर्नलिज्म है, होटल मैनेजमेंट है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, सोशल वर्क है, तमाम तर स्ट्रीम ऐसी हैं जहां आपकी बहन जा सकती हैं। लेकिन सबसे अहम यह है कि आपकी बहन क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, आप उनसे बारे में बात करें और उसी तरह का कोर्स उनको सजेस्ट करें। उम्मीद करते हैं हिबा की परेशानी काफ़ी हद तक दूर हो गई होगी। और शाकिर हसन मीर साहब हैं हमारे पास, हमारे साथ जम्मू कश्मीर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे एक प्रॉब्लम होती है, जब मुझे कहते इंटरव्यू देना होता है तो मुझे थरथराहट बहुत लगती है। इसके लिए मुझे कोई प्रोसीजर बताइए जिससे मुझे हल हो सकता है।
जी हम आपकी बात को समझ नहीं पाए सर। इनको बहुत घबराहट होती है जब ये इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इनको बहुत थरथराहट होती है। क्या करें ये ऐसा कि इनको कॉन्फिडेंस आ जाए? शाकिर साहब एक बात बताएं हम आपको कि कोई दुनिया का ऐसा शख्स नहीं है जो इंटरव्यू देने जाता है और उसको घबराहट ना होती हो। तो पहले तो आप ये समझ लें, ये बहुत नेचुरल चीज़ है, ये बहुत कॉमन है। आज इस उम्र में अगर मैं भी इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मुझे भी घबराहट होगी, तो ये एक नॉर्मल ऑब्वियस सी चीज़ है, इसलिए आप परेशान ना हो। दूसरी बात जो है, इंटरव्यू की तैयारी करिए, जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतनी आपकी घबराहट कम होगी। और बेहतर यह है कि इंटरव्यू को जो कहते हैं ना मॉक इंटरव्यूज़, एक बार ज़रूर किसी के साथ जो उस फील्ड का हो या कोई टीचर हो या कोई आपका बड़ा हो, जो जिस तरह का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस तरह का किसी के साथ बैठ के बिल्कुल मॉक करें। जिस तरह से इंटरव्यू होता है उसकी आप इंशाल्लाह तैयारी करेंगे तो आपकी घबराहट होगी तो, लेकिन घबराहट उस लेवल की नहीं होगी जहां आप नर्वस हो जाएं। बिल्कुल। और सर कहते हैं कि शीशे के सामने बैठ के भी प्रैक्टिस करने से काफी आपकी घबराहट दूर हो जाती है। और बिल्किस फातिमा जी है हमारे साथ अतापुर से। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। बिल्किस अब मेरा कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस सीख रहा है वो, क्या अच्छा रहता करियर के लिए या फ्यूचर में कैसा रहता? बिल्किस आप अपना सवाल दोहरा दें एक बार। जीएसटी जो आपने बीएससी किया आ रहा है ना फ्यूचर में, जीएसटी टैली है, डिग्री कंप्लीट करने के बाद कर रहे हैं, तो अच्छा रहेगा या नहीं ऐसा मालूम करना है। नहीं, बीएससी बहुत अच्छा है। आप टीचिंग में जाना अगर चाहती हैं तो बीएससी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आप एमएससी कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, और आपके लिए एक अगर और कंटिन्यू करें आप, यानी कि पीएचडी तक अगर जाते हैं, बीएससी आप किसी भी फील्ड में करते हैं, चाहे वो लाइफ साइंसेज में हो या आपकी फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, किसी में भी आप कर रहे हो बीएससी, इवन बीएससी पास भी कर रहे हो तो एमएससी आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर सकते हैं, और उसके बाद आप पीएचडी करके लेक्चरर और प्रोफेसर तक बन सकते हैं। टीचिंग में जाना चाहें तो आप बीएड करके टीचिंग, स्कूल टीचिंग में भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप, क्योंकि देखिए साइंस एक ऐसी चीज़ है, और ख़ास तौर से जो बेसिक साइंसेज होती हैं और जो ख़ास तौर से कन्वेंशनल आपके साइंसेज हैं उसमें जाना चाहिए। अच्छा करियर है, अच्छा एक्सेप्टेंस है, लेकिन आपको ये ज़रूर सोचना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आप किस तरह के प्रोफेशन में जाना चाहती हैं, किस तरह की लर्निंग करना चाहती हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह के अगर कोई भी आप प्रोग्राम करते हैं, आगे चल के मास्टर्स में आप अपना कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, लेकिन बीएससी एक अच्छा ऑप्शन है, आपको मुझे लगता है कि कंटिन्यू करना चाहिए जी। और नाजरीन वक्त है एक मुख्तसर से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर होते हैं हेलो करियर में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप मुस्तकबिल से जुड़ा कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप इन फोन नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 01202588811 और 01206693849 और तीसरा नंबर है 9205287347। और सर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है मुनीरा कश्मीर से। हेलो मुनीरा। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपने सवाल पूछें। जी हाँ, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी पूछिए। तो उसका डेट ऑफ बर्थ है 1983 जी, 12 अक्टूबर जी, दिन के 4 बजे जी। उसी का पूछना था कि उसके करियर के बारे में, मुझे बहुत परेशानी हो रही है इसके करियर के बारे में पूछना। क्या पढ़ाई की आपके बेटे ने? वो 11th पास किया उसने। अच्छा 11th पास किया अभी? जी नहीं, अभी तो वो बहुत अब नहीं पढ़ रहा है, वो बिजनेस कर रहा है। उसमें उसको नुकसान बहुत हुआ है, 0 पर आ गया। अब मुझे ये रिक्वेस्ट है कि वो इस तूफान से कब निकलेगा, हल है कोई, क्या है? तो मुनीरा जी आपके बेटे अभी पढ़ाई कर रहे हैं या केवल बिजनेस कर रहे हैं? जी जैसा बिजनेस, पढ़ाई छोड़ी उसने, वो 10 साल से अब बिजनेस कर रहे हैं। चलिए ठीक, चलिए देखिए बिजनेस बहुत एक अच्छी चीज़ है आजकल। अगर आप देखें तो ये बिजनेस के उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, आप उनके लिए दुआ करें। और हम ये कहेंगे कि बिजनेस थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, जो जिस तरह की आजकल टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और फ्यूचरिस्टिक है, तो उनको कहीं ना कहीं अपने आप को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई अगर इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, उसको थोड़ा वो करें, उन्हें समझाएं आप कि वो इस तरह के बिजनेस के कोर्सेज करें, वो हमेशा हेल्प करेंगे वो बिजनेस में। बिल्कुल सर। और हमारे पास बहुत दूर दूर से कॉलर्स जुड़ते हैं सर हमारे साथ। एमआर खान साहब है हमारे साथ भोपाल से। हेलो। हाँ जी हेलो। हेलो जी खान साहब, अपने सवाल पूछें।
मेरा सवाल ये है कि मेरे बेटे ने BSc और GNIT और MBA किया है जी, और NIT एजुकेशन में उसका एक्सपीरियंस करीब 5 साल का है, लेकिन अभी बेरोजगार है। ठीक। MBA कहाँ फुल रेगुलर किया है या MBA कहाँ से? नहीं, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे आपने बताया कि GNIT का कोर्स किया है, BSc किया है, MBA भी किया है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारा स्किल सेट का कमज़ोरी रहती है। तो आप अपने बेटे से कहें कि जो ख़ास तौर से जो बेसिक कंपोनेंट होता है नौकरी मिलने का, उसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। उसमें कम्युनिकेशन एक बहुत अहम रोल अदा करता है। तो आप बेटे साहब को अगर कोई ज़रूरत भी हो तो कोई कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग हो या कम्युनिकेशन को डेवलप करने की कोशिश करें तो आपको, और IT में ख़ास तौर से कुछ ऐसे स्किल सेट होते हैं जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको ज़रूर अगर वो कोई लैंग्वेज अगर करना चाहते हैं तो वो करें, तो उससे आपका जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन पैदा होगा और वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो थोड़ा सा अपने स्किल सेट को और बढ़ाएं, कुछ किसी से रब्त करें जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, वो सजेस्ट कर सकते हैं, और थोड़ा सा इसको ज़रूर फोकस करें कि कैसे स्किल सेट जहाँ गैप है उस गैप को फिल करें। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है किसी भी जॉब में जाने के लिए। हमारे साथ अब्दुल रऊफ साहब हैं हैदराबाद से। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी रऊफ साहब। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, अब्दुल रऊफ बात कर रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछें। मैं BA कम्प्लीट हूँ मैडम। जी। हेलो जी, हम सुन रहे हैं आपको, आप बताइए अपना सवाल। जी, BA हिस्ट्री से मैं कम्प्लीट कर रहा हूँ। अब 1 महीने से मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो मैं आगे के लिए प्लान कर रहा हूँ कि क्या करूँ, BA या LLB, ये मैं सोच रहा हूँ। तो मैं कुछ सवाल का जवाब बताइए। जी ज़रूर। ठीक है। देखिए, LLB जैसा आपने बताया, BEd और LLB, BEd प्योर स्कूल टीचिंग की तरफ आप चले जाते हैं और LLB में आप पूरा एक आपका लीगल और लॉ से रिलेटेड जो भी करियर होता है उसे आपको मिलता है। हम ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आपका इंटरेस्ट, फिर वही बात आती है, बहुत बार हम बार उसी बात को कहते हैं अपने सारे लोगों से कि पहले आप ये तय करिए कि आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, आपको क्या अच्छा लगता है, किस चीज़ का आपको पैशन है, कौन सी ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आता है। अगर वाकई में लॉ में ख़ास तौर से 2-3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। अगर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी है, यानी कि आप लिखते अच्छा हैं, या आपको पढ़ने की ज़्यादा आदत है, आपका लैंग्वेज पे कमांड है, तो लॉ करना चाहिए आपको और लॉ में आगे बढ़ना चाहिए। लॉ में थोड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, आप लॉ करें। लॉ में ख़ास तौर से आप अपना एक तो अपना ड्राफ्टिंग, यानी कि आप कोई भी लैंग्वेज में, जो ख़ास तौर से अंग्रेज़ी में आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके अलावा आपको पढ़ने की खूब आदत होनी चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक स्किल्स होती हैं और इससे आदमी कामयाब होता है। लॉ भी एक बहुत अच्छा करियर है, आजकल कॉर्पोरेट लॉ भी बहुत ज़्यादा इमर्ज कर रहा है। इसके अलावा जनरल लॉ प्रैक्टिसेस हैं, उसके अलावा आप फर्दर आगे भी जैसे जुडिशरी सर्विसेज हैं उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। जी सर, और LLB के बारे में हम और भी आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मुदस्सिर कश्मीर से। हेलो जी मुदस्सिर साहब। हाँ सर, ये बताइए सर, मैंने MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है सर। पॉलिटिकल साइंस से? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी गुड, ठीक है। हाँ जी। तो हेलो, सवाल क्या है आपका? जी हाँ सर, ये बताइए सर, एज ए पब्लिक सर्विस छोड़ के सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड क्या है सर कश्मीर में? देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ख़ास तौर से हम आपको बताएं कि जो आप स्कोप की जहाँ तक बात करते हैं, तो जितना भी अगर कहीं पर भी जो इस तरह का पब्लिक पॉलिसी की जहाँ बात आती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ बात आती है, तो ये एक कोर फील्ड है। थोड़ा सुपर स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं कि मास्टर्स आपने अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया तो बहुत सारी सरकारी नौकरी ऐसी हैं जो आपके लिए इंतज़ार कर रही हैं। उसके अलावा आजकल बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस में भी पब्लिक एड के लोगों की ज़रूरत होती है। वो उनका ख़ास तौर से आजकल जिस तरह की नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग और जो पॉलिसी मेकिंग में सपोर्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, उस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो आप में हेल्प करेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और हमें लगता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन आपको सभी जगह ज़रूरत होती है। जी। और शमीम बानो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अजमेर से। हेलो जी शमीम। मुझे पूछना था कि मेरे भाई ने ITI की है, तो उसके बाद वो आगे क्या स्कोप है उनके लिए? वो कौन सी ट्रेड में की ITI? इलेक्ट्रिशियन। और 2 साल की है, 1 साल की?
2 साल वाली सर। देखिए 2 साल वाली की है तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि बिल्कुल इलेक्ट्रीशियंस के लिए ख़ासतौर से बहुत सारी जॉब्स मौजूद होती हैं और किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, ख़ासतौर से जो इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो जिस तरह की ऑटोमोबाइल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, उसके अलावा बहुत सारी आजकल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ज्वाइन करना चाहिए। और अगर पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनके पास प्रोविज़न होता है कि वो डिप्लोमा भी कंटिन्यू कर सकते हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वो भी कर सकते हैं। तो असल यही है कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन जब भी वो अप्लाई करें तो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अप्लाई करें। उसके अलावा बाहर भी काफ़ी स्कोप है, अगर उनके पास पासपोर्ट है तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो बाहर जाके वो पूरी कर सकते हैं। और सर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं तंजीर कश्मीर से। हेलो हेलो जी जी बताएं, सवाल पूछें। जी मैं BCA स्टूडेंट हूँ। जी 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 BCA किया आपने? इसके क्या फीचर्स है? BCA कंप्लीट कर लिया आपने? नहीं, क्या है, सेकंड सेमेस्टर है इनका। अच्छा, ठीक है। सवाल क्या है आपको, बताइए जी। इसके क्या फीचर्स है? देखिए BCA एक बहुत अच्छा कोर्स है और अगर आप सेकंड सेमेस्टर में, तो हम 2 चीज़ें आपको ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि आप किसी एक लैंग्वेज में महारत ज़रूर हासिल करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करें, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज़रूर करें, इंटर्नशिप करें किसी न किसी इंडस्ट्री के साथ। आपको इंशाल्लाह बहुत उससे फ़ायदा होगा। और किसी एक लाइव प्रोजेक्ट पे ज़रूर काम करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ करें या अपने इंस्टीट्यूट में करें, वो आपको हेल्प करेगा। उससे आपकी प्रोफिशिएंसी भी बढ़ेगी और नौकरी मिलने में भी आपको आसानी होगी, वरना आगे जाने में भी अगर आप हायर स्टडीज़ में जाते हैं उसमें भी आपको हेल्प करेगा वो। जी सर, वेब डिज़ाइनिंग जिसके बारे में आजकल बहुत सुना जाता है, वेब डिजाइनिंग कोर्स आपने बिल्कुल BCA से रिलेटेड सवाल कर दिया। जो BCA लोग करते हैं वो अक्सर वेब टेक्नोलॉजीज में काम करते हैं। वेब डिजाइनिंग एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। आजकल वेब टेक्नोलॉजी की बात होती है, सारी चीज़ें आप देखते हैं आजकल, चाहे ई-कॉमर्स का ज़माना हो या जो भी चीज़ें हो रही हैं, ट्रांसफ़र जो आपके डिजिटल ट्रांसफ़र्स हैं वो हो रहे हो, तो सब में तकरीबन कहीं ना कहीं वेब टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है। आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजी, इसका बड़ा यूज़ है और इसके अंदर ही एक वेब डिज़ाइनिंग होती है। डिज़ाइनिंग बेसिकली इसमें कभी कभी इसका आर्किटेक्चर भी होता है और कभी कभी इसके ग्राफिक्स भी होते हैं, तो ये सब चीज़ें मिलकर वेब डिज़ाइनिंग होती है। लेकिन हम वेब टेक्नोलॉजीज़ की बात करें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे उन बच्चों को जो BCA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, BTech कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, MTech कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको ज़रूर वेब टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए। ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जी। और कहाँ, कौन सा इंस्टीट्यूट है, क्या दिल्ली में ज़्यादा बेहतर रहेगा? देखिए इंस्टीट्यूट के हम मुनासिब नहीं समझते कि हम नाम लें। जहाँ आपको अच्छा लगता है, जहाँ आपको लगता है, आपको ज़रूर ये चेक करना चाहिए कोई भी इंस्टीट्यूट है वहाँ की फैकल्टी कैसी है। ज़रूरी नहीं है बहुत नाम हो किसी इंस्टीट्यूट का, अगर फैकल्टी अच्छी है और उसका कोई इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, वो ज़रूर आपको अच्छी टीचिंग या अच्छी जो भी ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सर हम लोग LLB की बात कर रहे थे, LLB में क्या सिर्फ वकालत की तरफ जा सकते हैं या कि इसमें और भी बहुत सारे स्कोप है? आपने कहा इसमें लिखना आना चाहिए, आपकी लैंग्वेज बहुत पकड़ मजबूत होनी चाहिए, किस तरह की चीज़ इसमें और हो सकती है? देखिए क्योंकि ड्राफ्टिंग तो बहुत अहम होती है किसी भी लॉ ग्रेजुएट के लिए, और ख़ास तौर से अगर हम बात करें LLB के बाद जो करियर्स होते हैं, आप कॉर्पोरेट लॉ जैसे एक अपने आप में पूरा एक कहते हैं स्कोप हो सकता है, आजकल बहुत इमर्ज कर रहा है जिस तरह से। इसके अलावा पेटेंट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लॉ करने के बाद आप जा सकते हैं। IPR पे आप जा सकते हैं। न्यूली इमर्ज्ड एरियाज़ हैं अदर देन कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस जो हमारे जनरली लॉयर्स करते हैं। इसके अलावा जुडिशल सर्विसेज तो हैं ही, और जहाँ तक जो मैं बात खासतौर से राइटिंग की, ड्राफ्टिंग की कर रहा था, वो आपके नॉर्मल प्रैक्टिस में भी काम आती है, लेकिन खासतौर से हमारे जो जहाँ कॉर्पोरेट लॉ आता है, जहाँ मर्जर्स, एक्विजिशंस और ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट्स आते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी। और सर एक बार आपसे बात हुई थी पॉलिटिकल साइंटिस्ट की, वो अभी भी हमारे दिमाग में लगातार घूम रहा है, लेकिन इसके बारे में हम आपसे फिर कभी इत्मीनान से जानना चाहेंगे क्योंकि अभी वक्त कम है। लेकिन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें, हमारे नाज़रीन को इतना वक्त दिया, और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस सिलसिले को यूं ही कायम रखा। आपसे फिर होगी मुलाकात, अभी दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।